स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? ए. न्यायिक अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना। बी. आपराधिक कानून पर राज्य विधान का मसौदा तैयार करना। सी. जेल सुरक्षा और कैदियों के लिए स्थानांतरण का प्रबंधन करना। डी. ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी साक्षरता शिविरों, जागरूकता अभियानों और संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित आबादी को लक्षित करता है। ये गतिविधियां संविधान के अनुच्छेद 39A के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसके अधिदेश का हिस्सा है। यह प्राधिकरण जेल सुरक्षा या विधायी प्रारूपण का कार्य नहीं संभालता है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है? ए. ऋतु माहेश्वरी, बी. वेदा रूपम, सी. निधि द्विवेदी, डी. स्मिता सभरवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मेधा रूपम को उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने मनीष कुमार वर्मा का स्थान लिया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में पाताल पानी कालाकुंड रेल लाइन का प्रस्ताव मूलतः किस शासक ने रखा था? ए. यशवंत राय होलकर, बी. तुकोजी राव होलकर द्वितीय, सी. महाराजा सिंधिया, डी. महाराजा रणजीत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाताल पानी कालाकुंड रेल लाइन इंदौर से खंडवा का प्रस्ताव 19वीं सदी में इंदौर रियासत के शासक तुकोजी राव होलकर द्वितीय शासनकाल 1844 से 1886 द्वारा रखा गया था। इसे वर्ष 1878 में होलकर स्टेट रेलवे के अंतर्गत पूर्ण किया गया तथा बाद में इसे राजपुताना मालवे रेलवे में विलय कर दिया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 1. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 2. नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, 3. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, डी. माथेरान लाइट रेलवे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 1, 3 और 4, सी. 1, 2, 3 और 4, डी. केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रेलवे का इतिहास 160 वर्षों से अधिक पुराना है, जिसमें मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, कालका शिमला रेलवे 2008, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई 2004। अगला प्रश्न है, चोल शासन के संदर्भ में कुडिमै, ओपाटी और इलेक्टिन निल्लू शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? ए. मंदिर वास्तुकला के प्रकार, बी. कृषि भूमि वर्गीकरण, सी. करों या राजस्व भुगतान के प्रकार, डी. स्थानीय प्रशासनिक सभाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुडिमै, ओपाटी और इरेक्टिन नीलू सभी शब्द चोल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली से संबंधित थे और करों या शुल्कों के विभिन्न रूपों को संदर्भित करते थे। कुडिमै एक कर था जो काश्तकारों द्वारा सरकार और स्थानीय जमींदारों दोनों को दिया जाता था, जिन्हें अक्सर उदयन, अरायन तथा किलावर जैसी सम्मानजनक उपाधियां दी जाती थी। उपाटी कर का एक अन्य रूप था जिसे राजा और स्थानीय प्रमुखों दोनों द्वारा एकत्र किया जाता था, जो राजस्व संग्रह में साझा प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाता था। अगला प्रश्न है, पीएम ई ड्राइव योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांग प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसकी सीमा फैक्ट्री मूल्य 15% तक है। 2. इसमें सार्वजनिक परिवहन के लिए ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी सीमा फैक्ट्री मूल्य के 15% या प्रति वाहन एक निश्चित सीमा जो भी कम हो तक सीमित है। केवल निर्दिष्ट सीमा से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही पात्र हैं, अतः कथन 1 सही है। इस योजना में वाणिज्यिक और निजी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अलावा ई एम्बुलेंस,
स्क्रैम्पिंग प्रमाण पत्र वाले ई ट्रक और सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक बसों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की कई श्रेणियों के लिए सहायता शामिल है। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, MQ-9B एक मानव रहित हवाई वाहन है जो दीर्घकालिक उड़ान क्षमता, ऊंचाई पर निगरानी और सटीक हमला क्षमताओं के लिए जाना जाता है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश से आयात किया जा रहा है? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इजराइल, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MQ-9B एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे जनरल एटॉमिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इसे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और यह MQ-9 रीपर का एक उन्नत संस्करण है जिसे दीर्घकालिक उड़ान, ऊंचाई से निगरानी और हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत इन MQ-9B ड्रोनों को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कर रहा है। भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ MQ-9B ड्रोनों की खरीद के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। 1. भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, 2. कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, 3. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह लवण सहिष्णु मैंग्रोव प्रजातियों, खाड़ी मगरमच्छों और प्रवासी पक्षियों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। यह कोरल रीफ, मैंग्रोव और समृद्ध समुद्री जीवन का समर्थन करता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित एक स्थल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें मैंग्रोव वनस्पति नहीं पाई जाती। यहाँ सालवन, नदी तटीय वनस्पति और घास के मैदान प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह आपराधिक जांच और साक्ष्य साझा करने में सीमा पार सहयोग को सुगम बनाता है। 2. भारत का विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून मामलों में NLAT के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एक द्विपक्षीय बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य आपराधिक जांच, साक्ष्य साझाकरण और कानून प्रवर्तन में सीमा पार सहयोग को बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही है। यह आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए तीव्र संरचित सहयोग को सक्षम बनाती है। गृह मंत्रालय आपराधिक कानून मामलों में NLAT के लिए नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. चिली, 2. जापान, 3. मैक्सिको। उपर्युक्त में से कितने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।